चुनाव आयोग के आयुक्तों में मतभेद खुलकर सामने आ गया है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा की एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि बैठक में उनके विरोध दर्ज नहीं होते, उनकी आपत्तियां रिकॉर्ड में नहीं आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में क्लीन चिट देने के मामले में तनाव चुनाव आयोग में घमासान छिड़ गया है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग की किसी भी बैठक में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के बाद अब चुनाव आयोग में भी आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 70 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा सकता है। इन सबका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को इसलिए भी दिया जाना चाहिए कि ये सारे रिकॉर्ड उन्हीं की वजह से मुमकिन हुए हैं। इस बार चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने जो नाराजगी जताई है और चुनाव आयोग की मीटिंग्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है, उसकी भी वजह नरेंद्र मोदी ही है। वही नरेंद्र मोदी जो किसी भी आचार संहिता के दायरे में नहीं आते, वही नरेंद्र मोदी जो चुनाव प्रचार में जातिवादी बातें करें या कम्युनल मुद्दा उछालें मगर उन पर कोई रोक नहीं लगती है। इस वरिष्ठ अधिकारी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव आयोग उसी तरह से दंडित करे जैसे कि अन्य नेताओं को करता है जबकि वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। मोदी और अमित शाह को बार बार मिल रहे क्लीन चिट से अशोक लवासा को ऐतराज था। उन्होंने अपनी असहमति को बाकायदा दर्ज करवाया। बावजूद इसके चुनाव आयोग ने इस असहमति को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, जिससे नाराज होते हुए अशोक ने चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को पत्र भी लिखा और कहा कि चुनाव आयोग की मीटिंग्स में अल्पमत के फैसले रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में इन बैठकों में हमारे शामिल होने का मतलब ही नहीं रह जाता। गौरतलब है कि अशोक ने 4 मई के बाद कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मीटिंग में जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो शामिल होने का कोई मायने नहीं रह जाते। अशोक लवासा की राय अलग थी। वो चाहते हैं कि उल्टा सीधा बयानबाजी करने वाले नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग नोटिस दे, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी न सिर्फ कम्युनल बल्कि घटिया बयानबाजी करते हैं और चुनाव आयोग फिर भी क्लीन चिट दे देता है। इससे भी चुनाव आयुक्त अशोक को ऐतराज था। 5 वर्ष बाद भी जनता में विपक्ष के प्रति, कांग्रेस के प्रति, एनसी के प्रति, शरद पवार की पार्टी के प्रति उनका जो गुस्सा है वो गुस्सा जरा भी कम नहीं हो रहा है। इस गुस्से ने कांग्रेस में अफरा तफरी मचा दी है। हालात ये है कि कांग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके। सीट भी ऐसी जहां पर देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। मुकाबला भी ऐसा जहां जाते ही विरोधी दल को कह दिया कि मैं आपके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। मैं भी नांदेड़ में हूं लेकिन अमेठी के लोगों से कहूंगा कि इसे याद रखे, अपना ये अपमान भी याद रखे। साथियों, ये जो नई सीट नामदार ने खोजी है वहां पर कांग्रेस की क्या स्थिति है ये उन तस्वीरों से पता चलता है। सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। जब नामदार वहां की सड़कों पर निकले थे, आपने वो तस्वीरें देखी है क्या? सोशल मीडिया में देखा है ना? कांग्रेस का झंडा किस कोने में है ढूंढना पड़ता था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जुलूस और कांग्रेस का झंडा खोजना पड़ता था। ये हाल है कांग्रेस का। मोदी सिर्फ सांप्रदायिक बयानबाजी नहीं करते हैं बल्कि सभाओं में जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर भी चुनाव आयोग उन्हें नोटिस नहीं देता है। पूरे चुनाव प्रचार में मोदी विवादित बयान देते रहे लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उन पर सख्ती नहीं दिखाई गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा
कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन भर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले, इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे, इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, गरीब से गरीब को आरोग्य की सेवा मिले, आयुष्मान भारत योजना सफल हो, इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस देश के करोड़ों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दाग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताइए, जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? हजारों साल का इतिहास, हिंदू कभी आतंकवाद करें ऐसी एक भी घटना है क्या? एक भी घटना है क्या? अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है, इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। अमेरिका ना उच्च एक व्यक्તિએ એક નિવેદન કર્યું કે મોદીએ બીજા દિવસે એક સાથે 12 મિસાઇલો હુમલો કરવાનું કરીને ક્યાં કહ્યું હતું, પરિસ્થિતિ ગંભીર થઈ જાત, આ સારું થયું કે પાકિસ્તાને પાયલોટને પાછો મોકલવાની જાહેરાત કરી દીધી, નહીં તો એ રાત कत्लनी रात थी। चुनाव प्रचार के बहाने मोदी जगह जगह विपक्षियों को ललकारते रहे, एक तरह से हिंसा उकसाते रहे, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा। हालांकि चुनाव आयोग की इस चुप्पी में अशोक लवासा की सहमति नहीं थी। वो मोदी को नोटिस भेजने के पक्ष में थे, लेकिन सुझाव को बार बार ठुकरा दिया गया, जिससे नाराज होकर लवासा ने मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया। ये चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि चुनाव आयोग किसी नेता के सामने नतमस्तक था। वो नेता सारी हदें पार करते चला गया, लेकिन चुनाव आयोग सभी बयानों को माफ करता रहा, क्लीन चिट देकर मोदी पर लगे दागों को साफ करता रहा। ये वही आयोग है जो मायावती पर इसलिए पाबंदी लगा देता है कि उन्होंने सहारनपुर में अल्पसंख्यकों को सलाह दी थी कि वोट बंटने न पाए। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। मतलब चुनाव आयोग को इसमें सांप्रदायिकता दिख गई, लेकिन आग उगलते भाषणों से जगह जगह लोगों को उकसाने वाले मोदी और शाह में सांप्रदायिकता नहीं दिखी। ये सब देखकर लोग अब चुनाव आयोग को केचुआ कहने लगे हैं, जिसको नैतिक आधार पर कुछ लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। हालांकि नैतिक स्तर पर उन्हें कैसे रोका जा सकता है जब देश के प्रधानमंत्री की भाषा सारी मर्यादाएं तोड़ रही हो। आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हर संवैधानिक संस्था में ये सही है कि निर्णय बहुमत से होगा, पर मोदी जी और अमित शाह को लेकर चुनाव आयोग ने घुटने टेक दिए। एक तरह से वो कठपुतली बन गया। चुनाव आयोग की नियुक्ति और उसकी कार्यप्रणाली का अवश्य पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि मौजूदा स्थिति में चुनाव आयोग केवल सरकार का पिछलग्गू और पिट्ठू बन गया है। ऐसे पिट्ठू चुनाव आयोग से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की अपेक्षा कैसे हो पाएगी? मैंने कहा ना कि चुनाव आयोग जो है वो कभी विवाद में नहीं था। दुर्भाग्य है कि हर संस्था इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी जो है वो सब संस्थाओं का बहुत दूर तक नुकसान कर दिया है।
देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है। ये आरोप पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल लगा रहे थे और इस बात के ऊपर अशोक लवासा जी ने मोहर लगा दी है, ये कह के कि उनकी राय, उनकी बात, उनके तर्क, उनके निर्णयों का कोई मतलब नहीं है चुनाव आयोग में। तो इसका मतलब साफ है कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। अब तक ये राजनीतिक दल, विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे, अब स्वयं उनके बीच में बैठा हुआ आदमी जो दिन प्रतिदिन चुनाव आयोग की कार्रवाइयों से रूबरू हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन चुनाव आयोग के एक तरफा फैसले को देख रहा है, वो अब पीड़ित होकर इस बात को कह रहा है। तो हमारी बातों पर मोहर लगती है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग को अब अपना दफ्तर शिफ्ट करके बीजेपी कार्यालय में कर लेना चाहिए और वहीं से उस चुनाव आयोग को संचालित करना चाहिए। जैसा प्रधानमंत्री जी निर्देश दें, जैसा अमित शाह जी उनको कहें, उसी हिसाब से चुनाव आयोग को चलना चाहिए और आयोग उन्हें कभी नहीं रोकता है। वैसे भी केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग का संक्षिप्त नाम ही तो बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे भारतीय जनता पार्टी का संक्षिप्त नाम भाजपा है, बहुजन समाज पार्टी का संक्षिप्त नाम बसपा है और नरेंद्र मोदी का संक्षिप्त नाम नमो है। वही नमो जिसके बारे में मीडिया की माने तो देश का सबसे बड़ा भरोसा है, वही नमो जिसके 5 सालों के कामों को देखें तो देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है, वही नमो जिसके कार्यकाल में हम सब ने सरकारी संस्थाओं को बर्बाद होते देखा है।